हेलो एवरीवन, मैं दीप चोपड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी क्विज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। देखो, हमारा मिशन सरकारी नौकरी विद एनसीईआरटी के तहत हमने कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक पूरी कर ली है और अब हम कर रहे हैं हिस्ट्री यानी इतिहास, कक्षा 6 की इतिहास की बुक, जिसके तहत 3 चैप्टर भी पूरे कर लिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर, जिसका नाम है क्या बताती है किताबें और कब्रें। हमेशा की तरह चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हो। तो चलिए, आज का प्रश्न है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन: मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, हुमायूं। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? पुस्तकालय में मेरी। देखो, एक बच्ची का नाम है मेरी। आज वो पुस्तकालय जा रही है पहली बार अपने साथियों के साथ। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे हैं। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों की महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। अब आप भी सोच रहे हो कि वेद क्या है, कितने वेद हैं, उसमें कितनी सूक्त है। तो चलिए देखते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई। ये नोट करो, ऋग्वेद डाल के, और ये नोट करो। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया। ठीक है, यानी 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है जिससे एक पेय भी बनता था। अब इसमें ऋग्वेद पॉइंट डाला आपने, इसमें एक पॉइंट और लिखो। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं। युद्ध ज़्यादातर मवेशियों के लिए, पानी के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़े जाते थे, और कोई स्थायी सेना नहीं थी। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब देखो, ऋग्वेद की भाषा की बात करें तो आप संस्कृत लिख सकते हो या प्राक संस्कृत लिख सकते हो। तुम स्कूल में जो पढ़ती हो उससे भिन्न थी। देखो, भाषा जो हमने स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ी भिन्न थी, यानी कि प्राकृतिक संस्कृति यूज होती थी उसमें। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय। भारोपीय का मतलब क्या है? भारत और यूरोप। भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। देखो, कई होते हैं शब्द जो हर भाषा में सेम मिलते हैं, अर्थ भी उनके सेम होते हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। ठीक है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ। ठीक है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है।
ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। कहाँ पाई गई? कश्मीर में पाई गई। ठीक है। और वृक्ष का नाम क्या है? बुर्ज। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली छापने के लिए लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। मिली कहाँ पर है? कश्मीर में। और अभी कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अभी एक आप खुद पढ़ लेना, विश्वामित्र और नदियां, इनके बारे में थोड़ी वार्तालाप है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मैंने आपको पहले लिखा दी है ये पॉइंट, अब भी लिख सकते हो अगर नहीं नोट किए तो। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लिया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशियों को जीत कर लाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जाता हो। देखो, जमीन के लिए भी युद्ध होते थे, ठीक है, और मवेशियों के लिए भी युद्ध होते थे। युद्ध में जीत गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। पुरोहित यानी पंडित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों को बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं की थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। देखो, ऋग्वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है। युद्ध ज़्यादातर किसके लिए होता था? मवेशियों, घोड़ों और पानी के संग्रहों के लिए होता था। और युद्ध जीतने के बाद राजा कुछ धन पंडित को दे देता था और कुछ अपने पास और कुछ प्रजा को दे देता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ठीक है। देखो, कोई अपना राजा चुनने के लिए कोई वोटिंग नहीं थी, बस अपने आप से मिलते थे और वहीं पता लगा लेते थे कि कौन अधिक शक्तिशाली है, उसको राजा चुन लेते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। देखो, पहले लोगों का जो वर्गीकरण है किस में होता था? वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि काम को देखकर उन्हें वर्णों में बांटा गया। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 वर्णों में बांटा गया। अपने आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा आप ही शासक नहीं बन जाता था। देखो, ये यहाँ के राजा भी अलग हैं और ये जनता के 2 समूह कौन सा था? एक तो पंडित था और राजा था, बाकी को शामिल नहीं किया गया था। और राजा, देखो, राजा युद्ध करता था, ठीक है, लेकिन उसका बेटा शासक नहीं बन जाता था। ये फिक्स नहीं था कि अगला शासक उसका बेटा ही था। ठीक है। और ना ही इतने बड़े महल थे, ना ही इसके पास कोई स्थायी सेना थी। किस काल की बात कर रहा हूँ मैं? ऋग्वैदिक काल की। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, यानी वैश्य शब्द निकला है। इस विषय में तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलेंगे। तुम इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? देखो, ये वैश्य जाना पहचाना है ना इसमें। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। देखो, आर्य कौन थे? बाहर से आए थे।
तथा अपने विरोधियों को दास दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग यानी दासी शब्द का प्रमुख ये मतलब क्या था, गुलाम। अब ये दास का मतलब लिखो क्या होता है, गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उन्हें मालिक के जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। देखो इसमें शब्द आया एक, महापाषाण। महापाषाण शब्द आया एक, इसका मतलब क्या, महापाषाण का महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने के लिए जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। देखो बड़े बड़े पत्थरों की ये प्रथा है जो कब्र बनाने की कब शुरू हुई थी, 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ये देखो ये एक पोर्ट होल बनाया गया इसमें यहाँ, और ये एक कमरा बनाया गया है, और बार बार बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। तो यानी बड़े, और बड़ा का मतलब महा, और पत्थर पाषाण यानी महापाषाण का एक ये ताबत सावधान है। कई बार पुरातत्व को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। देखो अपने इसमें सारी की पीढ़ियाँ इसमें दफनाते थे, और ये पोर्ट होल है, इसके अंदर से जाकर अपना पीढ़ियों को दफनाते थे। इसके अंदर बर्तन वगैरह जो भी उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई सामान है उसको साथ ही दफना दिया जाता था। ये एक शिष्ट है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता। इन सब कब्रों की कुछ समानता है। कुछ मृतक को खास किस्म के मिट्टी बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसे काले मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। देखो कुछ समानताएं मिली हैं, क्योंकि अलग अलग जगह कब्रें मिली हैं, तो उनमें जो इंसान था उसके साथ क्या मिली है, बर्तन और ये हथियार औजार भी उनके साथ मिले हैं। तो कई जगह सेम मिले और कई जगह समानताएं भी मिली है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने हैं। देखो ये घोड़े का कोई इससे मिला हुआ है। ये कुल्हाड़ी और ये कटार, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती थी, कब्र के अंदर ही मिलती थी। ठीक है, यहाँ अंदर इसमें रखी जाती थी, और अलग अलग जगह कई बार तो समानता ही मिलती थी और कई बार अलग अलग होता था। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ों में मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र ज़्यादा चीज़ें मिलती है। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरों कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे। देखो इसमें एक नाम आया है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है भाई, ये आपको बताता हूँ, मैप दिखाता हूँ। ये नोट करो ब्रह्मगिरी कहाँ पर है। ब्रह्मगिरी लिखो, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, और ये मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये रही ब्रह्मगिरी। तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि प्राचीन स्थल ब्रह्मगिरी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो किस में है, कर्नाटक में स्थित है। नोट कर लो ये चीज़। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी?
कभी कभी महापाषाणों में से एक अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों की पोर्ट होल के रास्ते में कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे एक स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों को काम करते थे, जहां लोग अवस्था अनुसार शवों को दफन दोबारा आ सकते थे। अब देखो, कई जगह कब्रों में एक से ज़्यादा कंकाल मिले हैं, तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं अपने कि बड़े बड़े लोगों के बड़े राजघराने में क्या होता था कि उनके सारे शाही परिवार को एक ही जगह दफनाया जाता था, और बाद में दफनाए गए जो भी बाद में बॉडी मरती थी उसको पोर्ट होल के जरिए अंदर लेके दफनाया जाता था। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे पोर्ट होल किसे कहते हैं। ये देखो, ये कमरा नुमा एक अंदर बॉडी बनी हुई है कमरे की तरह, और आसपास पत्थर लगाए हुए हैं, ठीक है, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए। और यहाँ पर एक पोर्ट होल बनाया गया, देख लो, ये पोर्ट होल है। बाद में मरने वाले शवों को इसके अंदर से दफनाया जाता था। तो इससे यह भी पता चलता है कि शायद बड़े राजघराने के लोगों को एक ही जगह दफनाया जाता था। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 इनाम गांव को खोजो। चलो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। इनाम गांव कहाँ पर है वैसे, नोट करो, ये महाराष्ट्र लिखो, महाराष्ट्र में है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रह्मगिरी मैंने बताया आपको कर्नाटक में है, तो इनाम गांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये देखो मैप में देख लो, इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। आप मैप के साथ पढ़ते हो ना तो आपको ज़्यादा याद रहता है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पर ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, कर्नाटक में, और इनाम गांव महाराष्ट्र में। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। एक ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, ठीक है। तो किस गांव की बात हो रही है, इनाम गांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, वहां पर ये सा मिला है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए कंकाल के साथ गहने मिलते तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। देखो ये तो स्पष्ट है कि जिस कंकाल के साथ गहने मिलेंगे तो वो क्या होगी, महिला की होगी। लेकिन बात यह है कि कुछ समस्याएं पैदा होती थी, क्यों कई पुरुष गहने भी पहनते थे, लेकिन ऐसे समझ में के साथ समस्याएं थी। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का एक लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसके हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कोटि प्रवेश यानी कुला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। देखो, महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसके लिए उनका कुला होता है, यानी कि अपना जो पीठ है ये बड़ी होती है, और कुला पुरुषों का छोटा होता है। तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महिला का है या पुरुष का। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए, ठीक है। कौन हुए थे, चरक नाम के वैद्य, ये नोट करो, चरक वैद्य। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता की नाम की किताब लिखी। देखो इंपॉर्टेंट है ये, चरक संहिता किसने लिखी थी, चरक नाम के वैद्य ने। चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत आती है ये। उन्होंने क्या बताया, देखो, मनुष्य में 360 हड्डियां होती है। देखो उन्होंने क्या बताया था इस वेद में, चरक वेद में, मनुष्य में
360 हड्डियाँ होती है, उन्होंने ये बताया था। लेकिन आज के आधुनिक विज्ञान क्या कहती है, 206 ही होती है। तो उन्होंने शायद सभी ज्वाइंट है अपने जोड़ों को ऐड करके बताया होगा, और आज की विज्ञान क्या कह रही है, 206 हड्डियाँ होती है। संभव है कि चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियां के जोड़ और कार्टिलेज को लेकर उनकी संख्या बताई थी। ठीक है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव कहाँ पर है? इनाम गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। मैंने आपको पीछे मैप में दिखाया था। इनाम गांव में पुरातात्विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चूड़िया, ये चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई थी। कहाँ पर? इनाम गांव, महाराष्ट्र में। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। देखो ये इतनी सारी चीज़ें के प्रमाण कहाँ पर मिले? इनाम गांव। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आपको ये याद रखना है, नोट करना है आज के चैप्टर में कि इनाम गांव कहाँ पर है और ब्रह्मगिरी कहाँ पर है। ये दोनों क्वेश्चन यूपीएससी आरपीएससी दोनों में पूछे गए हैं। यूपीएससी आरपीएससी दोनों में पूछे गए हैं। तो इसमें से दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो वेद कितने हैं? 4 वेद है। सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त है। ठीक है। और इसमें ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ये अनंतर है, ये आप खुद पढ़ लेना। देखो अपने इसमें क्या पढ़े हैं? वेद, प्रार्थना, भाषा किसे कहते हैं? रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण यानी बड़ा पत्थर, कब्र, कंकाल, लोहा। देखो इसमें एक चीज और नोट करो, ये लोहा है। सबसे पहले लोहे की खोज किसने की थी? आर्य लोगों ने की थी। ये लोहा शब्द इसमें आ रहा है, तो सबसे पहले लोहे का आविष्कार किसने किया था? आर्य लोगों ने किया था। और वेद में लोहे को क्या कहा गया था? श्याम अयस। श्याम अयस आप नोट कर लो। वेदों में लोहा को क्या कहा गया था? श्याम अयस। और लोहे की खोज सबसे पहले किन्होंने की थी? आर्यों ने की थी। चलो क्वेश्चन करते हैं। कुछ मैं करवाता हूँ, कुछ आप करना। सुकत, सुकत किसे कहते हैं? मिलान करते हैं। सुकत, देखो सुकत किसके कहते हैं? अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है। और रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ, यज्ञ का मतलब अनुष्ठान। दास किसे कहते थे? गुलाम को। महापाषाण सजाए गए पत्थर। ठीक है। बाकी आप खुद प्रयास करना। धन्यवाद दोस्तों।